हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओनो स्टडी पे एक बार फिर से। तो मैं मनीष आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक और धमाकेदार एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस क्लास नंबर 10। इससे पहले मेरी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। मुझे आशा है आप सबने अच्छे से देखी होंगी और आप सबके एग्ज़ाम भी अच्छे से जा रहे होंगे। तो 4 दिन हो चुके हैं हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को चलते हुए और अभी आगे 30 तक एग्ज़ाम कंटिन्यू होगा। तो हम आज एक और प्रैक्टिस क्लास में कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे आप लोग एनालिसिस वीडियो देख रहे होंगे, तो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। दो दो तीन तीन क्वेश्चन उस सिंप्लीफिकेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एसआई सीआई, लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन हमें एसएससी जीडी के एग्जाम में मिल रहे हैं। तो मुझे आशा है सबके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। तो जिनके एग्जाम आने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और प्रैक्टिस क्लास, जो हमारी प्रैक्टिस क्लास है नंबर 10। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं आप। चलिए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बम्बई से पुणे की यात्रा करता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस बम्बई लौटता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? तो इससे पहले जितने भी क्लासेस मैंने ली हैं उन सब में तो एक ही बात मैंने बार बार बोली है कि औसत गति क्या होती है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। अब तो सबको याद हो गया होगा कि औसत गति होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो देखो मुंबई से मतलब मुंबई ही है आज। अब तो मुंबई बोलते हैं, बॉम्बे पहले बोलते थे। तो मुंबई से पुणे जाता है और मुंबई से पुणे आता है। तो अगर x जाने की दूरी है तो आने की दूरी हो गई 2x। ठीक है, ये हो गई कुल दूरी। और कुल समय कितना लगा? पहले गया मुंबई से पुणे, तो मुंबई से पुणे जाने की दूरी है x और 80 की स्पीड से गया था। 80 की स्पीड से गया था। तो ये हो गया जाने का समय और फिर आने का समय। तो x किलोमीटर वापस आएगा उतनी ही दूरी। और किस स्पीड से आ रहा? 50 किलोमीटर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो पहले 80 थी, फिर 50% उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली है। 50% उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाता था। पहले वो गया था 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गया था और फिर वापस आया 50% स्पीड बढ़ा के। तो 80 का 50% बढ़ गया, कितनी हो गई? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई उसकी वापस आने की स्पीड, जो हो गई 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर घंटा। तो x से वापस आया और स्पीड कितनी थी? 120 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हो गया उसका वापस आने का समय, ये हो गया जाने का समय, ये हो गया वापस आने का समय, कुल समय हो गया। तो कुल दूरी अपॉन में कुल समय, ये आ जाएगी औसत गति। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया देखो 2x अपॉन में इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया 12 दूनी 24, इसका एलसीएम आ जाएगा 240। ठीक है, 3x प्लस 2x। तो ये हो गया 2x इंटू 240 अपॉन में 3 और 2 5x। x से x कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 48, 48 दूनी 96। तो हमारा आंसर आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार है उसकी औसत गति। ठीक है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा ये है उसकी औसत गति। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी तय करने के लिए और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति क्या होगी? तो देखो 30 मिनट में जाता है 20 किलोमीटर। अब ये 20 किलोमीटर की गति का आधा मतलब 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वो 18 मिनट में कवर कर लेता है। 10 किलोमीटर तो उसने कवर कर लिए, बचे कितने? तो शेष दूरी बची 10 किलोमीटर। बची 10 किलोमीटर दूरी। 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसे, और 10 किलोमीटर दूरी अब उसे तय करनी है, 10 किलोमीटर उसे और चलना है। देखो, और पूरी यात्रा को उसे पूरा करना 30 मिनट में। 10 किलोमीटर उसे अभी जाना है और पूरी यात्रा करनी है 30 मिनट में। 18 मिनट पहले चल चुका, बचे कितनी? 12 मिनट। 12 मिनट और वो चलेगा। उसकी गति क्या होना चाहिए? तो 10 किलोमीटर जाना है, 12 मिनट और चलेगा। 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया, ये हो गया। तो 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया, 60 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 10 गुणा 60 बटे में 12, 12 पंजे 60। मतलब उसकी गति होनी चाहिए 50 किलोमीटर
पर घंटा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, आसान है। आगे देखो, लग रहे हैं 10 या 12 सेकंड से ज़्यादा, वो तो मुझे ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे पूरे बेसिक से समझाना पड़ता है। अगर आप खुद करोगे तो एक बार में मुश्किल से 10 सेकंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd क्वेश्चन। ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में भी था, तो सबको याद होगा कैसे किया था। 1800 रुपये कमाते हैं कितने मजदूर, 15 मजदूर 10 दिनों में, तो एक मजदूर एक दिन में कितना कमाएगा, इतना कमाएगा। एक मजदूर एक दिन में इतना कमाता है, तो 5 मजदूर 5 श्रमिक 8 दिन में कितना कमाएंगे, इतना कमाएंगे। ठीक है, यही आंसर है, बस इसे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 0 से 0 गई, 15 से काटा ये आ गया 12, 12 पंजे 60 और 8 छिंग 48, 480 रुपये। तो 480 रुपये कमाएंगे, 8 मतलब 480 रुपये कमाएंगे, और 480 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा है। इसका मतलब अगर ए 2 यूनिट काम करता है तो बी 1 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, और एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। एक साथ मिलकर वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट, तो 20 दिन काम करते हैं। तो टोटल काम कितने यूनिट है, देखो 20 दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करेंगे तो टोटल काम हो गया 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट टोटल काम है। टोटल काम 60 यूनिट होना है। पूछा क्या ए अकेले कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, 60 यूनिट काम होना है, ए एक दिन में करता है 2 यूनिट, यानी कि 30 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। ऑप्शन 30 का है, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 पूर्ण रूप से विभाज्य हो। 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, तो या अगर 4 से 5 से 6 से 7 से विभाज्य होगी तो इनका एलसीएम से भी विभाज्य होगी, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6 और 7, 2 से गया 2, 5, 3 और 7, बस और तो कुछ नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 या 60 और 7 छिंग 42, इसका एलसीएम आ गया 420। इसका मतलब वो संख्या 420 से भी विभाज्य होगी, लेकिन उस सबसे छोटी संख्या पता लगानी है। वो सबसे छोटी संख्या होगी 420 और उसमें 8 जोड़ना है, यानी कि इसमें से 8 और घटा दो, तो 8 घटा दो तो ये आ जाएगा 412। ये है हमारा आंसर। अब देखो 412 में जब 8 जोड़ेंगे तो 420 बन जाएगा, और 420 इन सबसे विभाज्य है, और क्योंकि 420 एलसीएम है, लैसे है, लघुत्तम समावर्तक है, तो वो सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी। तो आंसर है हमारा 412, और 412 ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया ना आया, एक बार फिर से देखो, मुझे वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें मैं 8 जोड़ूं, तो वो 4 से 5 से 6 से और 7 से 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से विभाज्य हो जाए। 4 से विभाज्य वो संख्या होगी जो इनका मतलब 4 से विभाज्य हो जाए तो इनके एलसीएम से भी विभाज्य हो जाएगी, और एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसे ये चारों विभाजित कर सकते हैं। एलसीएम मैंने निकाला, वो आ गया 420। तो बस अब ये देख लो कौन सी संख्या जिसमें 8 जोड़ने पर 420 आ रहा है। 312 में 8 जोड़ेंगे तो 420 नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर है 412, या फिर 420 में से 8 घटा दो, 412 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक बार चार्ट दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में एक बार चार्ट दिया हुआ, बार चार्ट का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। वर्षों में कंपनी द्वारा उर्वरकों का उत्पादन, उसका एक चार्ट दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा 1999 और 2000 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन से कम था। तो 1999 और 2000 का औसत उत्पादन, तो 1999 और 2000 का औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। ये रहा 1999, ये रहा 1999 और ये है 2000। दोनों का औसत उत्पादन कितना हो गया, 65 और 50 कितने हो गए, 6, 5, 11, 115, 115 बटे 2, 115 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 57.5। तो इनका औसत उत्पादन आएगा 57.5। अब वो कह रहा है कि ये जो उत्पादन है ये इनमें से किस युग्म के उत्पादन से कम था। तो बस चारों का हमें इसी तरह से औसत निकालना है। तो 95 और 2001, देखो 95 में ये उत्पादन था और 2001 में उत्पादन था ये,
इसका औसत कितना हो गया 25 और 75, 25 और 75 का औसत हो गया 50, ये 50 है। उसके बाद 98 और 2000, 98 और 2000, ये है 50 और 45 मतलब 95, तो ये हो गया 95/2, ये कितना होगा, ये होगा 47.5, तो ये हो गया 47.5, ठीक है। उसके बाद 2000 और 2001, 2000 और 2001, 2000 और 2001 का हो गया 50 और 75 मतलब 125, 125/2, तो ये हो गया 62.5, 62.5, ठीक है। और 1996, बस आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने पूछा था ये जो उत्पादन है ये किससे कम है, तो ये उत्पादन इससे तो ज़्यादा है, ये वाला उत्पादन इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन इससे कम है, तो आंसर यही है, ठीक है। हम पूरा क्यों करें जब हमें आंसर मिल गया, तो आंसर है बी ऑप्शन 2000 और 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक राशि दुगनी हो जाती है, ठीक है। 8% प्रति वर्ष की दर है साधारण ब्याज पर, तो देखो इसे तो करने की भी जरूरत नहीं है, कोई मतलब सॉल्व नहीं करना, ये सीधा का सीधा ऑप्शन से हो जाएगा। दर कितनी दी है, ये देखो दर कितनी है 8%, 8% की दर से 11 वर्षों में कितने परसेंट का ब्याज मिल जाएगा, 11 वर्षों में मिलेगा मुझे 88% का ब्याज, 10 वर्षों में मिलेगा 80%, 10 वर्ष है, 10 वर्ष में मिलेगा 80% का ब्याज, तो 11% में कितने मिलेगा 88%, क्या दुगना हुआ, नहीं हुआ, क्यों 100% पहले 88 दुगना नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं है। 12 वर्षों में कितना मिलेगा, 12 अट्ठे 12 पंजे 12 अट्ठे 96, तो 96% क्या दुगना हुआ, नहीं हुआ। 10% हमने निकाल ही लिया, 80%, तो ये भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो 12.5 साल में दुगना हो जाएगा। वैसे निकालोगे 12 साल में 96% और आधे साल में और बाकी बचा 4%, मतलब 100% ब्याज मिल गया और 100% पहले राशि थी, हमारी राशि दुगनी हो गई, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना है बस सिंपल, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 12 को जोड़ना 5, 12 और 5 17, 17.25 -5 अपॉन में नीचे ये हो गया 9.5 में से 2.5 गए तो कितना बचा, ये बचा 7, ठीक है। 9 और उसमें से 2 गए 7, तो ये हो गया 7/2, 7/2 माइनस और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 5 पंजे 25, 5 से 15 2 17, 2 के बाद पॉइंट लगाए, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आगे हो गया 17 में से 5 गए 12, 12.25 अपॉन में ये 7/2 है, इसे मैं लिख लूंगा क्योंकि 3.5, 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं, तो 3.5 लिख लिया, 3.5 में से ये जा रहा है, ये इसका आधा ही होता है 17, ये इसका होता है आधा, तो ये बच जाएगा, तो ये हो गया 1.75, दशमलव से दशमलव कट गया, 25 से जाएगा, 25 छिक्का 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा, तो आंसर आ गया 7, ऑप्शन सी, ठीक है। 49/7, 7 से कट गया, 7 से कट गया, आंसर आ गया 7, तो इसका आंसर है 7, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वही पुराना वाला बार चार्ट दिया हुआ है हमें, दिए गए वर्षों में से कितनों में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम था, तो दिए गए वर्षों में से कितने में उर्वरकों का उत्पादन, मतलब ये जो सारे के सारे वर्ष दिए हुए हैं इनमें से कितनों का उत्पादन है जो सबका दिए गए वर्षों के उत्पादन से कम था, मतलब जो सबका औसत है, मतलब सारे वर्षों का जो औसत है उस औसत से कम है, वो कौन कौन से वर्ष हैं बस वो बताना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पूरा औसत कि जितना भी ये चार्ट दिया हुआ है, इस जितने वर्ष दिए हुए हैं, ये जो 8 वर्ष दिए हुए हैं इनका औसत कितना है, तो चलो वो औसत निकाल लेते हैं। औसत के लिए सबसे पहले इसे जोड़ना पड़ेगा, तो ये देखो ये हो गया 25 और 40, 25 45 65, 65 और 60 125, 125 और 45, 125 और 5 130 और 4 और 3 7 170, 170 और 65, 170 और 60 कितने हो गए 230 और 5 235, 235 और 50 285, 285 और 5 285 और 75 होगा, ये 50 65 हाँ 75,
285 और 5 290, 290 और 70 360 और 360 और 80 440। तो 440 बटे में कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थे। ये आ जाएगा औसत। ये आ गया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 55 आ गया पूरे का औसत। अब वो पूछ रहा कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें औसत जो उत्पादन है वो औसत का कम है। औसत कितना? 55, मतलब 55 से कम है। तो 55 से कम कहाँ कहाँ है? एक वर्ष ये रहा, ये भी 55 से कम है, ये भी 55 से कम है और ये भी 55 से कम है, बाकी सब 55 से ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 4 वर्ष ऐसे हैं जिनमें उत्पादन औसत उत्पादन से कम है। औसत उत्पादन था सबका मिला के और हमने औसत उत्पादन निकाल लिया। औसत उत्पादन था 55 और 4 वर्ष ऐसे जिसमें उत्पादन औसत उत्पादन से कम है। तो ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। ठीक है, कि 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें उत्पादन औसत उत्पादन से कम है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर लंबा है। एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर लंबा है। जब उस कपड़े को धोया गया तो उसकी लंबाई 25% और उसकी चौड़ाई 14% कम हो गई। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हुआ? तो देखो पहले लंबाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। तो पहले ये क्षेत्रफल था, बाद में लंबाई कितनी हो गई? 25% कम हो गई। तो 8 का 25% कितना होता है? 2 कम हो गई तो 6 हो गई। और पहले चौड़ाई कितनी थी? 50, 14% कम हो गई। 50 का 14% कितना होता है? देखो निकालते हैं। 50 का 10% होता है 5, ठीक है, और 50 का 2% होता है 1, तो 4% कितना होगा? 2। तो 10% और 4% 14% हो गया 7। ठीक है, ये हो गया इसका 10%, ये हो गया इसका 4%, 14% हो गया 7। तो पहले चौड़ाई थी 50, अब चौड़ाई होगी 43। ये हो गया नया क्षेत्रफल। पूछा क्या है? तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ वो निकालना। तो वो निकाले थे 8 पंजे 40, पहले क्षेत्रफल था 400, अब है 6 12 6 18, 6 चौक 24 और 1 25। अब क्षेत्रफल इतना है, कम कितना हुआ? 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गया 4, 142 कम हुआ। 142, तो ये देखो बस अब परसेंटेज निकाल। 142 कम हुआ कितने पे? 400 पे, गुणा 100, बस इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। ये आ गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33% कम हुआ। ऑप्शन बी, सॉरी 4 तिया 12, गलत, 1 मिनट 142, 4 तिया 12 बचेगा 22, तो 4 पंजे 20.5, 35.5% कम हुआ। ऑप्शन बी, ठीक है, 35.5% कम हुआ क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है, मतलब क्रमिक छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 850 है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रमिक छूट क्या होती है? देखो क्रमिक छूट होती है कि पहले 100 रुपये पे मैंने 10% दिया तो 90 हो गया, फिर 90 पे 10% दिया। तो क्रमिक छूट का देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। ये एक तो होता है सीधा सीधा फॉर्मूला और सीधा मेथड, उससे सिर्फ 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला क्या होता है? x + y - xy/100। इससे निकल जाएगी टोटल छूट कि कितने टोटल उसने कितनी छूट दिया। तो देखो पहले 20 दिया और फिर दिया 15, तो 20 + 15 - 20 × 15 बटा 100। इसे सॉल्व कर लो, ये आ गया 35 - 0 0, 2 से गया 5 तिया 15, मतलब 3 गया 32%। इसका मतलब है उसने टोटल मिला के कुल मिला के उसने 32% का डिस्काउंट दिया था। उसने कुल मिला के दिया था 32% का डिस्काउंट। तो 850 पे अगर 32% का डिस्काउंट दिया था तो इसका मतलब उसने 68% वस्तु को बेचा था। तो बस मुझे 850 का 68% निकालना है। जो 850 का 68% होगा वही आंसर है। तो 850 का 68% कितना होगा? देखो 68% कैसे निकालेंगे? 60% + 8%, ये तो होगा 68%। तो 60% कितना हो गया? 85 गुणा 6, 85 हो गया इसका 10%, गुणा कर दिया 6, प्लस 1% होता है 8.5, 2% हो जाएगा 17, तो 17 गुणा 4 कितना आ गया? ये हो गया 6 पंजे 30, 8 छिंग 48 और 3 51, प्लस 17 दूनी 32, 17 दूनी 34, 68, ठीक है।
17 चौका 68, तो ये हो गया 578, आंसर हो गया 578। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, एक बार यहाँ पे और आधा क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा कि यहाँ पे रखोगे 20 और 15, और जब इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3, मतलब 32% का टोटल दे रहा है, इसका मतलब 68%, और इसका 68% निकालना है। 68% इसका होगा 60% प्लस 8%, 60% हो गया 85 गुणा 6, और 8% वो दिख रहा है कि 8.51% है, तो 17 हो गया 2%, और 17 चौका 68 वो हो गया 8%, दोनों को जोड़ दिया, सॉल्व करके आ जाएगा 576। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। उसके बाद देखो दूसरा तरीका बताता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, इस फॉर्मूले के अलावा, अगर ये फॉर्मूला नहीं आता, ये फॉर्मूला नहीं तैयार किया, कोई बात नहीं, देखो तो निकाल लेते हैं हम। 850 रुपये अंकित मूल्य था, 850 रुपये अंकित मूल्य था, पहले उसने दिया 20% का डिस्काउंट, तो 850 का 20% कितना हो गया 170, तो पहले उसने दिया 170 रुपये का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ी 170, उसमें से चले गए 0, 15 में 7 गए 8, और ये हो गया 7 में से गया 6, 680 का पड़ा, 680 की हो गई। अब उसे 680 पे 15% का डिस्काउंट दिया है, तो 680 पे जब 15% का डिस्काउंट दिया तो कितना डिस्काउंट दे दिया उसने, देखो 680 पे 15 या डायरेक्टली ऐसे देखो 680 पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो 680 की 85% पे बेच रहा है, तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 680 का 85% निकाल लेना है। 680 का 85% क्या हो जाएगा 50% प्लस 30% प्लस 5%, 680 का 50% 340, 680 का 30% 68 गुणा 3, और प्लस 5% हो गया 34, इसे जोड़ लोगे ये भी आ जाएगा 578। ठीक है, जिस भी मेथड से आसान लगे उससे कर लेना, चाहे इस मेथड से आसान लगे तो इससे कर लेना, अगर इस मेथड से आसान लग रहा हो इस मेथड से कर लेना है, इस मेथड से आसान लग रहा हो तो इस मेथड से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे देखो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट को जब मैंने माइनस कर दिया कितना बचा, 11 में से 8 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, बस ये बच गया 1.3। इसे मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 7.8 माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 93 मल्टीप्लाइड बाई 15। बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो 93 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितने हो गए 930, और उसके बाद 93 को 5 बचा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 93 और 5 कितना होगा 5 या 15, और 9 पंजे 45 और 1 46, ये आ जाएगा 465। ठीक है, 5 या 15 का 5 हासिल बचा है, 9 पंजे 45 और 1 46। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 5 6 और 3 9, और 9 4 13। पॉइंट कितने के बाद है, 1 और 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, तो ये आ गया 13.95 में। इसे आगे करो, 7.8 माइनस 13 दूनी 13 चौका 52 52, 1 और 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये हो गया 0.52 प्लस 13.95। ठीक है, बस आगे इसे जोड़ना है और उसमें से 1 हटा देना है, ये आंसर आ जाएगा 20, ये आंसर इसे घटा के ये आ जाएगा 21.23। ठीक है, ये आगे तो कर लोगे, आगे बस इसे घटा के ये आंसर आ जाएगा 21.23, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वही जो हम पहले बार ग्राफ पढ़ रहे थे उसी बार ग्राफ का है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है 2000 की तुलना में 2001 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी, मतलब 2000 की तुलना में इसकी तुलना में 2001 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी। तो देखो यहाँ पे 50 का उत्पादन हुआ था, यहाँ पे 75 का उत्पादन हुआ है, 25 का उत्पादन बढ़ गया, 25 का उत्पादन बढ़ गया 50 में, मतलब साफ साफ दिख रहा 50% की वृद्धि हुई है, तो आंसर हो गया ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि पहले उत्पादन 50 था, बाद में 75 हो गया, 25 की वृद्धि हुई 50 पे। अगर इसका परसेंटेज भी निकालोगे, अगर नहीं दिख रहा डायरेक्टली 50, तो ये हो गया 50%। ठीक है, 50%।
और वरना डायरेक्टली दिख रहा है 50 का 75 हो गया, 50 का 75 मतलब 50 का पूरा पूरा आधा बढ़ गया, मतलब 50% बढ़ गया। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोना एल्यूमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है। सोना एल्यूमिनियम की तुलना में कितना भारी है? 12 गुना, मतलब 12 ग्राम का अगर सोना है तो तांबा एल्यूमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है। जो तांबा है वो 5 गुना भारी है, वो 5 ग्राम होगा, और एल्यूमिनियम को अगर मैं 1 ग्राम मान लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे, तो एल्यूमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा मिश्रित होना चाहिए? तो ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो देखो, सोना अगर 12 गुना भारी है, तांबा अगर 5 गुना भारी है, एक सेकेंड, सोना और तांबा सोना अगर 12 गुना भारी है मतलब 12, अब तांबा है 5 गुना भारी, 5। अब मुझे बनानी है 8 गुना मिश्र धातु, तो मुझे 8 गुना मिश्र धातु बनानी है। तो देखो 5 और 8 का अंतर 3, ठीक है, 12 और 8 का अंतर कितना है? 12 और 8 का अंतर है 4। इसका मतलब सोने और तांबे का जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात होना चाहिए 3:4। ठीक है, समझ आया ना? ऑप्शन ए, दोबारा देखो, एक बार देख लो। उसने कहा था सोना एल्यूमिनियम से 12 गुना भारी है, मतलब ग्राम हटाओ, बस 12 रहने देते हैं। देखो, सोना 12 गुना भारी है एल्यूमिनियम से, तांबा 5 गुना भारी है, और मुझे एक ऐसी धातु बनानी है जिसमें 8 गुना मिश्र मतलब एल्यूमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु हो और सोना तांबा हो। तो सोना 12 गुना भारी था, तांबा 5 गुना भारी था, 8 गुना की मिश्र धातु बनानी है। तो बस कुछ नहीं करना, आप 8 अंतर देखना है बस, 8 में से 5 का 3 का अंतर है 3, 12 और 8 में 4 का अंतर है 4, तो ये हो गया 3:4। तो सोने और तांबे का जो अनुपात है वो अनुपात होना चाहिए 3:4। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है यदि ए बी और सी को A/B इस अनुपात के रूप में 3800 रुपये वितरित किए जाते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन तो हम हर क्लास में कर रहे हैं। और ए किस तरह से करते हैं कि ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी का सीधा अनुपात निकाल लूंगा और बी का हिस्सा निकल जाएगा। तो देखो निकाल लेता हूँ, ए और बी का अनुपात कितना है? 1:2। ठीक है, यहीं पे देखो ए और बी का अनुपात है 1:2, बी और सी का अनुपात है 3:4। तो यहाँ पे अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा? जब मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 3:6, ये आ गया 3:6 और ये आ गया 6:10। ठीक है, तो A/B/C कितना हो गया? 3:6:10। बस अब किसका हिस्सा पूछा था? बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा कितना होगा? 6 का हिस्सा होगा कितने पे? 10 और 6 16 और 6 19, 19 पे कितने को डिवाइड करना है? 3800 को। तो 3800 को डिवाइड करना है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 19 वन जा 19, 19 एकम और 19 दूनी 38, 0, तो 1200 रुपये का हिस्सा होगा बी का। ठीक है, 1200 का है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी 2 और 1 के अनुपात में है। 2 और 1 के अनुपात में, इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 1 3, यानी कि 20 लीटर। 4, इसका मतलब दूध है, देखो दूध है 40 लीटर और पानी है 20 लीटर। ठीक है, तो 2 और 1 का अनुपात बन गया। अब आगे वो क्या कह रहा है? तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब मुझे पहला अनुपात था 4:2, अब मुझे अनुपात करना 4:3, तो मुझे पानी मिलाना है। तो एक चीज दिख रहा है, जब पहले अनुपात 4:2 था, 4:3 था, मुझे 1 यूनिट पानी मिलाना है। यानी कि पहले पानी अगर 20 लीटर था तो 1 यूनिट मिलाना है, मतलब 10 लीटर पानी मिलाना है, बस 10 लीटर इसका आंसर है। समझ आया? दोबारा देखो, पहले अनुपात था 2:1, जिसे मैं लिख सकता हूं 4:2, या उसे भी छोड़ो।
पहले जो अनुपात था, एक दोबारा बताता हूं, पहले अनुपात था 2:1, उससे मुझे पता लग गया दूध 40 लीटर है और पानी है 20 लीटर, ठीक है। अब मुझे अनुपात करना 4:3, दूध पानी बढ़ाना है, मुझे मिलाना क्या, मुझे पानी मिलाना है, दूध तो नहीं मिलाना। इसका मतलब दूध तो अभी भी 40 लीटर ही रहेगा, दूध तो 40 लीटर ही रहेगा, पानी बढ़ाना है। तो पानी बढ़ा के कितने लीटर करना है, जब मैंने 4 को 40 लिखा तो 3 को लिखूंगा 30, इसका मतलब मुझे पानी करना 30 लीटर। तो पहले कितना था 20 लीटर, अब करना 30 लीटर। अगर पानी 30 लीटर हो जाए तो अनुपात हो जाएगा 4:3, तो बी मतलब मुझे 10 लीटर पानी और मिलाना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका क्या होगा। तो ये जैसे अभी पहले क्वेश्चन कराया था ना, जिसमें लगातार छूट दी गई थी कि 12% की छूट पहले दी गई थी, फिर 20%, 15% की छूट दी गई थी। सेम कॉन्सेप्ट पे है कि स्कूटर का मूल्य पहले 10% कम हो जाएगा, 10% कम होकर जो मूल्य आएगा फिर 10% घटेगा, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो देखो वैसे निकाल लेंगे कि 10 करके 2 वर्ष में टोटल कितने कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा। तो पहले वर्ष में 10 का घटा, पहले वर्ष में 10% घटा, फिर दूसरे वर्ष में 10 घटा, और ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला लगा रहे हैं हम, x + y - xy/100, ठीक है। तो x से पहले 10 था, दूसरे वर्ष भी 10 था, -10 × 10/100, ये आ गया 19%। इसका मतलब 2 वर्ष में स्कूटर की कीमत 19% कम हो जाएगी। तो पहले कीमत कितनी थी 84,000, पहले 84,000 कीमत थी, 2 वर्ष बाद 19% कम हो गई, 19% कम हो गई, इसका मतलब अब 81% है। तो 81% इसका मुझे निकालना है। 81% क्या होगा, 80% + 1%, ठीक है, 80% + 1%। 84,000 का 10% होता है 8400, 8400, 8 80% हो गया गुणा 8, 10% 8400 गुणा 8 80% + 1%, 1% होता है 2 जीरो हटा दो 840। बस ये जोड़, इसे जोड़ दो, ये जोड़ के आ जाएगा, ये जोड़ के आ जाएगा ऑप्शन डी 68,040 रुपये, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, इसे ऐड करना और ये ऐड करके आ जाएगा 68,040, जो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², भुजाओं में कितनी वृद्धि कर दी गई 20% वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब अगर पहले भुजा ए थी तो उसके बाद में 20% का मतलब उसका 5वां भाग उसमें जोड़ दिया गया, तो बाद में a + a/5 कर दिया गया, यानी कि 6a/5 बाद में भुजा हो गई, ठीक है, बाद में भुजा हो गई 6a/5, ये हो गई भुजा। देख लेते हैं क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 6a/5 गुणा 6a/5, 6a/5 गुणा 6a/5, ये हो गया 36/25 a²। पहले क्षेत्रफल इतना था, बाद में क्षेत्रफल इतना हो गया। अब उसे पूछा गया, उसने पूछा क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। बाद में क्षेत्रफल इतना हो गया, अब देख वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि हो गई इतनी, जितना पहले क्षेत्रफल था उसे घटा दिया, तो ये आ गया 36 में से 25 गया 11, 11/25 a², तो इतने की वृद्धि हो गई। कितने पर हुई, पहले जो क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल था a² गुणा 100, a² से a² कट गया, 25 का 25 चौका 100, 11 × 4, 11 × 4 होता 44, मतलब 44% की वृद्धि हो गई, ठीक है, ऑप्शन ए 44% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत है 36, तो जो पहले 6 पद हैं उनका औसत है 36 और अंतिम 6 पदों का औसत है 42, और अंतिम 6 पद जो है उनका औसत है 42। यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है, जो पहले 11 पद होंगे उनका औसत है 38, तो 12वां पद क्या होगा वो पता लगाना है। देखो
पहले 6 पदों का औसत था 38, बाद के 6 पदों का औसत था 42, तो पूरे 12 पदों का औसत कितना हो गया? 36 प्लस 42 बटा 2, 36 प्लस 42 कितने हो गए? 36 और 2 38, और 78 बटा 2, ये कितना आ गया? 2 तिया 6, 2 नीम 39, तो पूरे 12 पदों का औसत हो गया 39। या तो ऐसे निकाल लो कि दोनों को जोड़ कर डिवाइड कर दिया, या फिर एक नंबर 36 एक 42, दोनों का जो बीच का नंबर होगा वही होता है औसत। तो 36 और 42 के बीच में कितना होता है? 39, तो 39 हो गया इसका औसत। अब देखो पूरे 12 नंबरों का औसत है 39, 11 तक का औसत है 38, और जो लास्ट वाला नंबर है उसे पूरे को बैलेंस करना है। अगर लास्ट वाला नंबर 38 हो तो पूरे 12 पदों का औसत हो जाएगा 38, ठीक है। पहले 11 पदों का औसत 38 है, 12वां नंबर भी 38, पूरे 12 पदों का औसत हो गया 38, लेकिन औसत कितना है? 39, एक 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 ज़्यादा, मतलब 12 नंबर ज़्यादा है, तो 38 और 12, मतलब इसमें 12 और ज़्यादा है, कितने हो गए? 50। तो जो अंतिम पद है वो है 50, तो अंतिम पद कितना? 50। 50 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार टंकी में 48,000 लीटर पानी है। यदि टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो टंकी में पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो देखो जो घनाकार टंकी है उसमें कितना पानी है? 48,000 लीटर, 48,000 लीटर पानी है, तो मीटर क्यूब जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, जब मैं देखो एक घन का वॉल्यूम क्या होता है? एक घन का आयतन कितना होता है? एक घन है, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये जो आयतन आता है ये मीटर क्यूब में आता है हमेशा, ठीक है। तो जो आयतन आता है वो मीटर क्यूब में आता है। मुझे यहाँ लीटर दिया हुआ है, तो मुझे लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 1000 लीटर में होता है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1000 लीटर में होता है 1 मीटर क्यूब, तो 48,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? 48,000 लीटर में होंगे 48,000 लीटर में होंगे 48 मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। बस अब लंबाई कितनी दी है? 6, चौड़ाई कितनी दी है? 4, ऊंचाई मुझसे पूछिए, ये हो गया 48, आयतन हो गया 48, ऊंचाई आ गई 6 चौक 24 दुनिया 48, मतलब 2, ऊंचाई आ गई 2, जो हाइट है वो हो गई 2 मीटर, ठीक है। और 2 मीटर का ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है, तो श्रृंखला में मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा देखना कि अगर कहीं भी 5 संख्या लिखी हुई है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए बी सी डी ई, और ये क्रमागत भी है, मतलब सीक्वेंस, मतलब ऐसे सम संख्या है, ऐसे हैं कि 2 4 6 8 10, तो जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है, ठीक है। तो इसने पूछा श्रृंखला में मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो मध्य संख्या उसका औसत ही होगा। वो एक तरह से पूछ रहा है कि उसका औसत कितना है, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे औसत निकाल लेना है। तो वो कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। तो मान लो औसत x है, तो वो कह रहा उन संख्याओं का योग, योग कितना होगा? 5x, क्योंकि औसत 5 संख्या, तो कुल योग हो गया 5 गुणा औसत, तो 5 गुणा औसत हो गया 5x। उन संख्याओं के औसत से 1 मिनट, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो 5x हो गया उनका योग, और औसत हो गया x, तो उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। इससे कितना अधिक है? 40, 40 अधिक है, यहाँ से x आ जाएगा, x आ गया यहाँ से 4x 10, यानी कि उन संख्याओं का औसत कितना है? 10। उन संख्याओं का औसत है 10, और जो औसत है वही होगी मिडिल संख्या, वही होगी बीच वाली संख्या। तो जो बीच की संख्या पूछी है कि श्रृंखला में मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, वो 10 है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जो बीच की संख्या है वही औसत है और वही संख्या है 10, तो इसका ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 1/5 मुनाफे पर 9,000 में एक वस्तु बेची, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना मुनाफे पर? 1/5, 1/5 का मतलब 20% के मुनाफे पर, तो आंसर है 20%। ये तो हमें पता ही है, 5वां हिस्सा
एक बटा 5 का मुनाफा कमाया, 1/5 का मतलब 20% का मुनाफा कमाया, 20% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए को 480 वोट के अंतर से जीतता है। यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट दिया गया तो कुल वोट कितने हैं? देखो ए को 70% वोट मिले हैं, तो बाकी 30% वोट किससे मिले होंगे? बी को। अंतर कितने का आया? 40% वोटों का अंतर आया, और वो क्वेश्चन में कितना अंतर दिया हुआ है? 480, कि ए 480 के अंतर से जीता। तो अगर 40% 480 है, 40% 480 है, तो 100% कितना होगा? हर क्लास में हम यही कर रहे हैं, तो 100% होगा 480 बटा 40 गुणा 100, 0 से 0 कटेगा, 4 एकम 4 12, तो ये हो गया 1200। ठीक है, ऑप्शन ए, इसका मतलब कुल वोट होंगे है 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है। व्यापारी कह रहा है लागत मूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन 1 किलो वजन के लिए वो 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, मतलब 100 रुपये का मुनाफा 100 ग्राम का मुनाफा कमा रहा है वो। उसका मुनाफा है 100 ग्राम, कितने पे? 900 ग्राम पे, क्योंकि बेच रहा है सिर्फ 900 ग्राम, और उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ये उसका लाभ है, और इसका प्रतिशत हो गया गुणा 100, 0 से 0 कट गया, मतलब 100/9, 100/9 होता है 11 1/9। ठीक है, उसे जब भिन्न में चेंज करोगे तो वो ये आ जाएगा, यही है 100/9। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी और ई का मध्य 36 है। यदि बी डी और ई का माध्य 32 है तो ए और सी का माध्य कितना होगा? देखो ए बी सी डी और ई का माध्य है, माध्य होता है औसत, तो ए बी सी और डी और ई का औसत है कितना? 36। उसके बाद वो कह रहा है बी डी और ई का माध्य है कितना? 32, जो ये 3 नंबर, 1 मिनट साफ साफ लिखता हूं दोबारा, ए बी सी डी और ई, पांचों संख्याओं का माध्य है 36, इन पांचों संख्याओं का माध्य है 36। उसके बाद वो कह रहा बी डी और ई का माध्य है, बी डी और ई, इनका माध्य मतलब औसत है 32। अब वो पूछ रहा है ए और सी का माध्य कितना होगा? ए और सी का माध्य कितना होगा? सी, ए और सी का माध्य कितना होगा? तो देखो जब 3 संख्याओं का माध्य निकाला तो वो है 32, कुल जो पांचों संख्याओं का माध्य था उससे 4 कम। ठीक है, तो ये 4 बैलेंस करना पड़ेगा इन दोनों संख्याओं को 4 कम है 3 नंबरों पे, तो 4 इसमें भी कम, 4 इसमें भी कम, 4 इसमें भी कम, मतलब टोटल 12 अंक कम है। 12 को इधर बैलेंस करना पड़ेगा मुझे 2 में, 12 को 2 में बैलेंस करेंगे तो 1 में कितना जोड़ूंगा मैं? 6, तो 1 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 36 + 6, ये हो गया 42, यानी कि ए और सी का माध्य है 42, और 42 है ऑप्शन सी। दोबारा देखो, पांचों नंबरों का माध्य कितना था? 36। ठीक है, इन 3 का माध्य था 32, जब 3 का माध्य 32 था, 36 से कितना कम है? 4 का माध्य कम है 1 नंबर पे, तो 3 पे कितना कम है? 12 कम है, 12 को इन दोनों संख्याओं को मैनेज करना पड़ेगा, तभी तो पांचों का माध्य 36 बनेगा। तो 2 अगर 12 को मैनेज करेंगी, 2 12 में बटेंगी, मतलब 12 2 में बटेगा तो 1 को 6 मिलेगा, तो 1 को 6 मिला तो मतलब औसत में 6 जुड़ जाएगा 36 में, 36 में 6 जुड़ गया और ये आ गया 42, इसका मतलब इनका माध्य होगा 42। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक हो गए हमारे, तो बस आज के लिए इतना ही था प्रैक्टिस सेशन में। मुझे आशा है आप सब ने अच्छे से पढ़े होंगे, और जिन जिन का एग्जाम आने वाला है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।